गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर यूनिट फर्स्ट, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो बेटा हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में आपकी सॉलिड स्टेट की या हम कहें सॉलिड्स की पहली क्लासिफिकेशन कर ली थी, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आपके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है उसके बेसिस पे हमने आपकी दो टाइप के सॉलिड्स पढ़े थे। वन वाज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड वाज एमरफस सॉलिड। तो आज हम आपके सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, आपको पता है बेटा सॉलिड है, आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से आपके सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उन एटम और मॉलिक्यूल्स या आयंस को पास लाके एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने में क्या काम आता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि जो पार्टिकल्स आपके पास लाए जा रहे हैं, एक साथ हेल्ड किए जा रहे हैं, वो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहे होंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हमने आपकी सेकेंड क्लासिफिकेशन रखी है, दैट इज the solid can be classified on the basis of intermolecular force of attraction. On the basis of intermolecular force of attraction, solid आपके further 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड, सेकेंड इज कोवैलेंट सॉलिड या हम इसे नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। Third is your metallic solid. And fourth is your molecular solid. ठीक है बेटा, तो आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपके सॉलिड जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। हम हर एक कैटेगरी को ब्रीफली करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका ले लेते हैं, दैट इज आयोनिक सॉलिड्स। फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड। तो बेटा जैसे नाम से ही आप इसका नाम देखो क्या है, आयोनिक सॉलिड। दैट मीन्स ये सॉलिड जो है आयन से बना हुआ है, ठीक है। these solids are made up of और आयन आपके दो टाइप के होते हैं, वन इज केटायन and anions held by electrostatic force of attraction. ठीक है बेटा, आयनिक सॉलिड मींस आपका ऐसा सॉलिड जो कि आपके आयन से मिलके बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आयन आपके दो टाइप के होते हैं, केटायन एंड एनायन। क्योंकि सॉलिड आपका क्या है, सॉलिड जो आपका ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल होता है। दैट मींस एक केटायन उसको बैलेंस करता हुआ एक एनायन, देन एक केटायन, देन एक एनायन, देन केटायन, देन एनायन, ऐसे ही नीचे केटायन के नीचे एनायन। इस टाइप से आपकी पूरी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, ठीक है। या हम कहें केटायन एंड
एनाइंस की। ठीक है, तो हम आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, आप घबराओ मत कि किस टाइप से आपकी अरेंजमेंट होगी, वो भी हम ब्रीफली देखेंगे। दूसरी बात यहाँ आती है, क्योंकि कैटायन और एनायन है, आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयंस है, तो आयंस जो है एक दूसरे से हेल्ड किए, मतलब पास पास लाए गए हैं, किस वजह से, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, फॉर जैसे कि आपका कैटायन एनायन, ठीक है, इस तरीके से आपका सॉलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपके NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट मीन सोडियम क्लोराइड का जो आपका सॉलिड क्रिस्टल होता है वो एक आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आयनिक सॉलिड है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली आपका एक Na, देन एक Cl नेगेटिव, देन उसके साइड में Na, देन आपका ऊपर Na, इसके यहाँ Na। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होती है, Na के नीचे Cl, Na के बाद Cl। ठीक है, इस तरीके से आपके कैटायंस और एनायन अरेंज होते हैं, और साथ के साथ किस बॉन्ड के थ्रू, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अरेंज होते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक होते हैं या हेल्ड किए जाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपका ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, these solids are, they are hard and brittle, ये बहुत ज्यादा हार्ड और आपके ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तीसरी बात करें, क्योंकि आपके क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स है, तो सॉलिड के केस में हम मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, बॉइलिंग किसका ले रहे हैं, लिक्विड्स का लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा इनका बहुत ज्यादा हाई होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आयनिक सॉलिड्स आर bad conductor of heat and electricity। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं आपके बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि हीट की फ्लो के लिए, हीट की कंडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर फ्री आयंस होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका क्या होना चाहिए, वही चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर आपके फ्री आयन होने चाहिए, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जा सके, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर बन सके। बट यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्योंकि आपका आयनिक सॉलिड में कोई भी फ्री कैटायन और कोई भी फ्री एनायन नहीं होता, हर एक कैटायन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास एनायन है, कोई फ्री कैटायन एनायन नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज याद रखो बेटा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर द सब्सटेंस हैव फ्री इलेक्ट्रॉन और द सब्सटेंस हैव फ्री आयन। तो यहाँ पे ना ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही तो फ्री आयंस है, आयंस जो है आपके कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो कोई फ्री आयन नहीं है, इसीलिए आपका क्या है, आपका ये बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन क्या है, बिकॉज नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट, या आप कह सकते हो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, आयनिक सॉलिड जो है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आयनिक सॉलिड if converted to molten or
aqueous form, they become good conductor of heat and electricity. ये आपके सॉलिड है, सॉलिड में आपकी कभी भी कंडक्शन नहीं होती, ठीक है। आप कभी भी सॉलिड फॉर्म लोगे, आयनिक सॉलिड का अगर सॉलिड फॉर्म लोगे तो वहां कंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि ना ही तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके सॉलिड में, ना ही फ्री आयंस है। बट अगर आप आयनिक सॉलिड को कन्वर्ट करते हो मॉल्टन स्टेट में, ठीक है, या फिर आप उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो आपका क्या हो जाता है, फ्री आयंस, आयन आपके जो सॉलिड है वो आपके एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में आयंस को डिसोसिएट कर लेता है। तो आपका क्या होगा, आयंस अब डिसोसिएट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कैटायन, एनायन। आपने देखा भी होगा, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके आयंस पढ़े थे, ठीक है, कि आप किसी मीडियम में किसी सॉल्ट को ऐड करते हो तो क्या होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपके फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं और फ्री आयंस की वजह से दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड अगर सॉलिड फॉर्म में है, दे बिहेव एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट अगर आप उनको मॉल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, दे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि अगर आप आयनिक सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, यानी कि आयनिक सॉलिड्स को अगर आप हीट करते हो, तो ऑटोमेटिकली सॉलिड में जो आप आयनिक सॉलिड में जो बॉन्ड था, आयंस के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आयंस आपके फ्री हो जाएंगे, सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि एक्वस फॉर्म जो है आपका गुड कंडक्टर होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट भी बता सकते हो यहाँ पे कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड, एज वी increases the temperature, conductivity increases because of availability of more free ions, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका क्या होगा, आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड में ऑटोमेटिकली फ्री आयंस के फॉर्म, आयंस आपके फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दैट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में, तो देखो नेक्स्ट सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, दैट इज योर कोवैलेंट और वी कैन कॉल इट एज नेटवर्क सॉलिड। तो बेटा कोवैलेंट सॉलिड में आपकी कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, सारे ही आपके नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स held together by covalent bond, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और वो नॉन मेटल्स आपके किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास पास लाए गए हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इस सॉलिड को कोवैलेंट सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से नाम से देख सकते हो, कोवैलेंट सॉलिड मींस दे हैव कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब अगर हम बात करें बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, तो आपको पता है नॉन मेटल जनरली क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड आपका कैसा होता है, फॉर्म ड्यू टू
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कंप्लीटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं कि एक आपका डोनर होगा और दूसरा आपका एक्सेप्टर होगा, नहीं, यहाँ पे दोनों ही आपके म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ठीक है। दोनों क्या बोलते हैं, दो एटम है, दोनों नॉन मेटल है, तो वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड भी आपका आयनिक बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट मींस आपके कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड भी आपके कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। और दूसरी बात करें, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इवन इतना हाई होता है कि ये जो आपके सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड, अगर आप इनको मेल्ट करने लगो तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहां से ये याद रखो कि कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम आपकी कंडक्टिविटी की बात करें तो आपका कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी आयन तो है ही नहीं, क्योंकि आयन से ये फॉर्म ही नहीं हो रहा, बट यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, किसी भी एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आपका डायमंड, आपको पता है डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट आपका सॉलिड होता है, सबसे ज्यादा आपका अर्थ पे एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सॉलिड आपका डायमंड होता है। और डायमंड आपका टोटली किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है, उसमें आपके कार्बन एटम एक दूसरे से ही अटैच होते हैं, ठीक है। तो आपका डायमंड यहाँ एग्जांपल है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड का। दूसरी तरफ अगर बात करें, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इस केस में, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। ग्रेफाइट आपका क्या होता है, पेंसिल आप जो यूज करते हो उसमें जो आपकी लीड होती है ब्लैक कलर की, ये ग्रेइश कलर की जो शाइनी लीड होती है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होते हुए भी आपका क्या है, गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बट रेदर आपके जितने भी आपके कोवलेंट सॉलिड है या नेटवर्क सॉलिड है वो सारे ही बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ हम देखते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट में ऐसा क्या है कि डायमंड आपका बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है। तो अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार होता है, ये कार्बन, डॉट से मैं कार्बन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये कार्बन एक यहां से बॉन्ड होगा दूसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन यहां होगा, ये ठीक है। यानी कि यहाँ पे हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, दैट मींस ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री का होगा इन बॉन्ड्स के बीच में। साथ ही साथ चलो देखते हैं कैसे बॉन्ड होगा। ये कार्बन 4 से बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये वाला भी आपका 4 से बॉन्ड होगा, देखो 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखो ये कार्बन 1 2 यहाँ ऊपर 3 4 इस तरीके से बॉन्ड होगा। ये कार्बन 1 2 ऊपर 3 4, ये वाला कार्बन आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ इसकी बात करें तो
1 2 3 4, ठीक है, कि हर एक कार्बन जो है आपका इस टाइप से आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगा और हर एक कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आप देख सकते हो हर एक कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 आपके कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स व्हाई आपका जो डायमंड है बेटा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट अगर हम एक्सेप्शनल केस की बात करें, दैट इज योर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपका क्या होता है, ग्रेफाइट में जैसे मान लो ये एक कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हम ग्रेफाइट के आपके ब्रीफली पढ़ेंगे। इस तरीके से लेयर बाय लेयर बेटा आपकी शीट्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। आपका डायमंड भी बहुत सारे, ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, सेम ऐसा ही यहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा होता है। इसीलिए इस सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। आपके यहाँ पे जो मेटल्स हैं आपके नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये तो मैंने एक शीट बताई, ऐसे यहाँ शीट होगी, यहाँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऐसे शीट होगी। अब अगर यहाँ पे देखें हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड आपको स्ट्रक्चर बनाया है। आप पूरा ब्रीफली अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो आपके बुक में गिवन है वहां पे, ठीक है, बट मैं सिंप्लीफाइड आपको बना रही हूँ ताकि आपको पता लग सके कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हर एक कार्बन 3 से अटैच है, इस कार्बन की ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 2 से अटैच है, ये ऊपर एक और से अटैच होगा, वो मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, 3 से अटैच है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है। तो हर एक कार्बन के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ग्रेफाइट में, ठीक है बेटा। तो हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। आप अगर समझना चाहते हो तो सिर्फ इतना स्ट्रक्चर देख लो, इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन देख लो या इस कार्बन के बॉन्ड देख लो, 3 बॉन्ड हैं, ठीक है। तो सारे कार्बन, जैसे इसमें सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे थे, यहाँ पे सारे कार्बन 3 बॉन्ड बनाएंगे और इनके ऊपर, सबके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो, अब ये है, यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका एक वीक बॉन्ड बनेगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन और इस फ्री इलेक्ट्रॉन में। ये इतना ज्यादा, ना के बराबर, चाहे आप ना भी बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा वीक बॉन्ड होता है। क्यों वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इन दोनों में आपका इस बॉन्ड की लेंथ होती है अबाउट 343 पिकोमीटर, बहुत ज्यादा लंबा बॉन्ड होता है। तो लंबा बॉन्ड तो आपको पता है वैसे ही वीक बॉन्ड होता है, थोड़ा सा अगर आप इसको स्लाइड करोगे तुरंत ये टूट जाएगा और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखो, ये हर एक इस तरीके से एक हेक्सागोनल रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, हेक्सागोनल शीट्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से देखो, आपको ये मिडल वाला हेक्सागोन दिख रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आपका ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपका क्या है, यहाँ पे
इसको हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे हर एक कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, हर एक कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाली लेयर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये लेयर बाय लेयर ऐसे, उसके नीचे थर्ड लेयर, 4 लेयर, यहाँ साइड में, यहाँ उसके इधर उधर, ऐसे एक 3 डायमेंशनल पैकेज होती है आपकी ग्रेफाइट की। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इस बॉन्ड के बड़े होने से ये एक वीक बॉन्ड होता है। तो जैसे ही अब देखो यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, ठीक है, काफी बॉन्ड है, तो जैसे ही थोड़ा सा स्लाइड करते हो ये क्या होगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली इस तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे इसको, फ्लेक्सिबिलिटी है इस बॉन्ड में, टूट जाएगा यहां से। इसीलिए ये बॉन्ड जो है टूटते ही आपका क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट जो है आपका एक एक्सेप्शनल केस है कोवलेंट सॉलिड में, जिनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें कि आप पेंसिल जो लेते हो उसमें ग्रेफाइट है, हम कह रहे हैं, उससे आप लिख कैसे पाते हो। ग्रेफाइट में ऐसा क्या है कि वो आपको लिखने में हेल्प करता है। तो बेटा ग्रेफाइट जो है आपकी, ग्रेफाइट में इसी तरीके से आपकी हेक्सागोनल शीट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको पेपर पे ऐसे रखते हो, ठीक है, और ऐसे आगे की तरफ चलाते हो तो क्या होता है, यहां से आपके ये लेयर जो होंगी स्लाइड हो जाती हैं। लेयर स्लाइड होने की वजह से आपका पेपर पे मार्क आता है। ठीक है, आप यहां से यहां ऐसे करो, जैसे आगे बढ़ोगे टच करके तो क्या होगा, इसमें जो लेयर्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, क्योंकि बॉन्ड जो है एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा इससे ऐसे आगे की तरफ चलोगे, लेयर स्लाइड हो जाती है और ये स्लाइड आपका एक मार्क बना जाता है पेपर पे। ठीक है, इसीलिए आपका ग्रेफाइट जो है क्या होता है, आपका एक गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो बेटा ग्रेफाइट कंपैरेटिव टू अदर कोवलेंट सॉलिड ये आपका सॉफ्ट होता है, बट आपका डायमंड क्या है, हार्डेस्ट है अमंग ऑल सॉलिड। ये आपका सॉफ्ट होता है, इसीलिए एज अ ल्यूब्रिकेंट भी हम इसे काफी यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। कोवलेंट सॉलिड नेटवर्क सॉलिड होता है, नेटवर्क के फॉर्म में आपके क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात ये किससे बना होता है, नॉन मेटल से बना होता है। कार्बन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है, तो आपका नॉन मेटल से बना होता है। नॉन मेटल में बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए सॉलिड का नाम कोवलेंट सॉलिड डाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए ये हार्ड और बिटर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है। बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि आपके कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते। बट एक्सेप्शनली ग्रेफाइट एक कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी कंडक्टिविटी है, ये हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के गुड कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सेकेंड सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट हम आपके थर्ड दैट इज योर मेटेलिक सॉलिड के बारे में देखते हैं। तो देखो, तो नेक्स्ट अगर हम आपके थर्ड टाइप की बात करते हैं दैट इज योर मेटेलिक सॉलिड। तो अगर हम देखें कि आपके मेटेलिक सॉलिड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनते हैं, तो मान लो आपका ये सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड मींस यहाँ पे क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके मेटल्स होंगे। तो मान लो मैं बेटा आपका आयरन ले रही हूं, इस तरीके से आपके प्रेजेंट होंगे आयरन, क्योंकि सॉलिड में आपका एक एटम तो होता नहीं, बहुत सारे एटम होते हैं। अब बेटा आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इनके अराउंड।
है बेटा। तो आपके जो मेटालिक सॉलिड होते हैं इस फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो मेटल्स आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने इजीली डोनेट कर देते हैं। और ये बीच में आपका मेटल्स डोनेट करने के बाद आपका क्या बचा, आपके क्या बचे, न्यूक्लियस बचा प्लस आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन बचे। इनको हम कहते हैं कर्नल। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है प्लस कर्नल प्रेजेंट। ये आपकी क्या है, कर्नल मतलब न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं। एक डोनेट करना चाहे, दो डोनेट करना चाहे, वो अलग अलग आपके मेटल की अलग अलग टेंडेंसी होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको क्या दिख रही है, एक इलेक्ट्रॉन की सी दिख रही है। यहाँ क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने सारे आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, कर्नल पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। कैसे, क्योंकि आपका मान लो हम ले रहे हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे हम आयरन ले रहे हैं, तो आयरन में आपका क्या होता है 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उन्होंने कुछ लूज कर दिए हैं। ठीक है, तो मान लो आपका 20 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, सपोज मैं कह रही हूँ, सपोज आपके 20 या हम कहें 18 इलेक्ट्रॉन बचे, उसने 6 के 6 डोनेट कर दी, 8 के 8 डोनेट कर दिया आपके। ठीक है, तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो कर्नल पे क्या चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे आपका क्या चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 16 पॉजिटिव, इनर शेल आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बट इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 20 के आसपास होंगे आपके, यानी कि यहाँ पे नेट चार्ज कर्नल पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये सारे आपके कर्नल्स पॉजिटिवली चार्ज, और इनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो आप देख सकते हो यहाँ ये मेटल क्या ये कर्नल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, बट दूसरे के इलेक्ट्रॉन को तो थोड़ा बहुत तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, कि आपका एक मेटल या हम कहें कर्नल दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कर्नल इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपका इसके इलेक्ट्रॉन को, ये हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इस टाइप की बॉन्डिंग, दैट इज द बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द कर्नल इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, हम उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो क्या होगा, अगर यहाँ आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इजीली यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने लगेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चलने लगेगा, तो सर्किट कंप्लीट होते ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटालिक सॉलिड आपके जितने भी हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि मेटालिक सॉलिड्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, कि इस टाइप से आपके पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होते हैं, उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके क्या होंगे, मेटल्स। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्व्ड इन मेटल्स। ये सॉलिड आपके सॉलिड में क्या होते हैं, मेटल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मेटल्स आपके क्या होते हैं, अगर हम मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो मेटल आपके यूजुअली मेटल्स आर हार्ड, लस्टरस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्शन करेगी, बट अगर हम हीट की बात करें बेटा, तो देखो मान लो कि आपने कोई मेटल का बर्तन लिया है, या मैं कहूँ आप कुक कर रहे हो। ठीक है, आपने मेटल की कढ़ाई ली है,
ठीक है, उसमें आपने कोई मेटल की चम्मच डाली है, स्टील की डाली है या आपने एल्यूमिनियम की डाली है, आप क्या कर रहे हो, उससे धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहे हो और थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ देते हो उस चम्मच में, तो वो जो हीट है बिल्कुल स्टार्टिंग में चम्मच का जो टर्मिनल पोजीशन है वहां से एब्जॉर्ब होते होते थोड़ी देर अगर आप चम्मच को उस कढ़ाई में छोड़े रखोगे तो आप बाद में आके उस चम्मच को पकड़ोगे तो आपको गर्म लगेगी। दैट मीन्स वहां पे हीट जो है एक एंड से, चम्मच के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल हो गई है, किसके कारण, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, इसीलिए जो भी आपके मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए मेटेलिक कंडक्टर की। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, जैसे बेटा हमने आपका आयनिक सॉलिड में टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि अगर आप आयनिक सॉलिड्स को हीट करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आयंस फ्री फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट करने लग जाते हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करें मेटालिक सॉलिड का, तो अगर आप व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी, स्टार्टिंग में आपका बिहेव करेगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट जैसे जैसे आप और टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, फाइनली यहां हम कहे आफ्टर इंक्रीजिंग मोर टेम्परेचर, अगर आप और भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, आपकी जो कंडक्टिविटी होगी बेटा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा आपका क्या है, इनिशियली आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, नॉर्मली यही आपका प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके थोड़े बहुत मूव कर रहे हैं, बट जैसे ही आप और ज्यादा इंक्रीज करते हो तो ये जो आपके पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स प्रेजेंट है ये अपनी जगह से ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो आपका अरेंजमेंट है आपका मेटालिक सॉलिड्स का ये टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, आप और ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, कर्नल्स में भी क्या हो गई, एनर्जी आ गई, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स में भी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन्स में भी एनर्जी आ गई, टोटली बहुत ज्यादा फास्टली क्या कर रही है, मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से आपकी क्या हो गई, जो कर्नल थी आपकी पॉजिटिव चार्ज कर्नल और इलेक्ट्रॉन की जो सी थी वो टोटली डिस्टर्ब हो गई, जिसके वजह से आपकी कंडक्टिविटी या कंडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपके मेटालिक सॉलिड्स की बात। नेक्स्ट हम आपका लास्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो तो बेटा हम आपका फोर्थ सॉलिड पढ़ेंगे, दैट इज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अगर हम बात करें आपकी कि जितने भी हमने सॉलिड पढ़े हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके एटम्स हैं या आयंस हैं। ठीक है, तो आपके एटम्स और आयंस जो है आपके कोवलेंट बॉन्ड और थ्रू आयनिक बॉन्ड और थ्रू मेटालिक बॉन्ड धीरे धीरे आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड में, यहाँ पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही मॉलिक्यूल है, वहां पे आपके एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, देन दूसरा एटम एक और के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्म ले रहा है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सॉलिड में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे आपका ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, आपको मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करवा के तब आपको इस सॉलिड की फॉर्मेशन करनी। जैसे अगर H2O की बात करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपको हेल्ड करवाना है, तब जाके आपको इस सॉलिड की फॉर्मेशन करनी है।
तो बेटा अगर हम एटम्स का केस ले या आयंस का केस ले तो वहां पे आपकी जनरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइदर आपकी कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या फिर आपका आयनिक बॉन्ड हो सकता है। बट अगर हम यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूल्स की बात करें कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स को पास लाना है तो आपका ये दोनों जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करते। मॉलिक्यूल जो है सिर्फ वीक बॉन्ड के थ्रू, इन दोनों के कंपैरेटिव में, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरेटिव में, इनके जो बॉन्ड होता है जिसके वजह से ये हेल्ड है साथ में, जिसके वजह से ये साथ आ पा रहे हैं, वो वीक होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के केस में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाता, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो पाता है। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे आपका लंडन फोर्स हो गया, डाइपोल लंडन फोर्स से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है इनमें, या हम कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप इंटरेक्शन हो सकता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपका इंटरेक्शन शो कर सकता है या फिर हेल्ड हो सकता है। बट यहाँ पे कोई कोवलेंट, कोई मेटालिक, कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो आपके एटम्स और आयंस के फॉर्म में, जब आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम और आयन हो उस केस में आपके ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। बट अगर मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल को पास लाना ये बॉन्ड काम नहीं कर सकते, उसके लिए एक वीक बॉन्ड होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक बॉन्ड ही होता है। वीक बॉन्ड आपका मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या है, मास ज्यादा है। ज्यादा मास वाले को क्या बोलते हैं, ज्यादा देर तक आप टाइटली हेल्ड नहीं कर पाते हो। बट वहां एटम है, आयन है, ऑलरेडी छोटे छोटे प्रेजेंट है, तो उनके बीच में तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर पोलर, फर्स्ट हम नॉन पोलर ले लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब यहाँ क्या है, आपके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होंगे वो नॉन पोलर होंगे, उनमें पोल जनरेट नहीं होंगे। पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो अब तक हम पोल्स या पोलराइजेबिलिटी पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल आपका हीलियम हो गया, आपका आर्गन हो गया, आपका H2 हो गया। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो जैसे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन मींस आपका क्या है, H2, ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, H एंड ये दूसरा आपका H। ठीक है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी होगी ये हमेशा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपकी हमेशा लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दैट मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ बात करें बेटा, आपके जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये आपके रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर दे एग्जिस्ट एज गैस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट आप कहोगे हम तो सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, ये गैस फॉर्म में है, तो ये कैसे, क्या बोलते हैं, हम सॉलिड में इसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? तो बेटा आपके इनको जब आप हाई प्रेशर में अप्लाई करोगे, गैस को अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करें, लो टेम्परेचर कर दें, ऑटोमेटिकली लिक्विड में और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉलिड में इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं ये। ठीक है, ये आपका एक्चुअली सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट थ्योरेटिकली आपका ये कहा गया है कि अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर भी अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई कर सको तो वहां पे भी आपका सॉलिड की फॉर्मेशन होना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो है रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ दे आर सॉफ्ट। ठीक है, क्योंकि इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसीलिए ये आपके
सॉफ्ट होते, इजिली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। यहाँ कोई फ्री आयंस, फ्री एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपके सेकंड टाइप की बात करें, दैट इज योर नॉन पोलर। यहीं पे लिख लेती हूं इस साइड में, नॉन पोलर तो हो गया आपका, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर होंगे, पोलर नेचर के होंगे। तो लेट सपोज मैंने HCl ले लिया है, तो ये एक मॉलिक्यूल, ये HCl, ये सेकेंड मॉलिक्यूल, ये HCl, ये थर्ड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो जाता है। और इनमें ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं आपका डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, तो पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं उनमें आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, डाइपोल या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है, जो कि आपकी वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट कंपैरेटिव टू दिस, कंपैरेटिव टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दे आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, होते हैं ये भी सॉफ्ट है रूम टेम्परेचर पे, ये भी आपके गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है, ये भी आपके सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट बैड कंडक्टर होते हैं आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि आपका जो क्या बोलते हैं HCl, आप नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हो लिक्विड फॉर्म में, बट बेटा एक्चुअली आपका HCl जो है रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में, मोस्टली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप उसका टेम्परेचर लो करोगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है आपका रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। बट मेजरली अगर आप ओरिजिनल स्टेट देखो तो आपकी इसकी गैसियस फॉर्म ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी थर्ड टाइप करेंगे, देखो आपकी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी होती कहाँ है, किस किस के बीच में, हाइड्रोजन एंड FON, फॉन के बीच में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ट्रिक हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब आपका हाइड्रोजन आइदर फ्लोरीन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन आइदर ऑक्सीजन के साथ अटैच है, या हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तभी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर होगी, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पोलर मॉलिक्यूल में HCl बताया था, ठीक है। तो HCl जो है, देखो हाइड्रोजन तो है बट यहाँ पे देखो इन तीनों में से नहीं है, आपका क्लोरीन है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में होगी, जब आपका हाइड्रोजन फॉन से अटैच हो, FON याद कर लो, ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आप ले लो HF, ले लो HF, ये आपका एक मॉलिक्यूल, देन HF, ये आपका एक मॉलिक्यूल, ये आपका HF दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये जो बॉन्डिंग होगी आपकी, ये हमेशा कहलाएगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपके सॉलिड्स होंगे जहां आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सॉलिड आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी वाटर की, तो वाटर आपका क्या होता है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OH, H, देन H, H, O,
इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये H के साथ, तो H और O, H एंड O, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप सोचोगे कि हाइड्रोजन तो आपका क्या है, लिक्विड है, तो हम यहाँ वाटर आपका लिक्विड है, हम यहाँ क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो बेटा वाटर को अगर आप लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे करते हो तो वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस में इस टाइप की आपकी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आइस भी आपका सॉलिड है, इसीलिए हम इसको ये आपका सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं हम। ठीक है, दूसरी अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हेल्ड होंगे। नेक्स्ट अगर यहां बात करें, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे दे आर ऑल्सो गैस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये भी गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये आपके सॉफ्ट होते हैं बट हार्डर देन ऑल अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बाकी मॉलिक्यूलर सॉलिड से ये हार्ड होते हैं क्योंकि इन्हीं में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आपकी कंपैरेटिव टू नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपकी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि वाटर में तो आपको करंट लग जाता है, तो बेटा जहां आपको करंट लगता है वहां आपका वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लिक्विड में आपका क्या है, आपका वाटर बिहेव एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हम बात कर रहे हैं आपकी सॉलिड्स की, तो यहाँ पे आपका बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। साथ के साथ ये आपका एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, और वी कैन से इट इज अ वॉलेटाइल सॉलिड। ठीक है, वॉलेटाइल सॉलिड मींस क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही वेपराइज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड को आप इजीली वेपराइज कर सकते हो। सॉलिड आपके काफी ऐसे सॉलिड्स हैं जो आप, जैसे आप आइस ले लो, आइस को अगर आप हथेली पे रख लेते हो अपने आप मेल्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि टोटली बेस्ड है आपका कि अगर आप हाई प्रेशर लो टेम्परेचर करते हो तो वो आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट आपकी रेस्ट जो आपकी तीनों हमने पढ़ी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सॉलिड। ठीक है, तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।